हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, इसमें हम लोग सॉलिड के बारे में कि सॉलिड क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कितने तरह के सॉलिड होते हैं और जो भी सॉलिड होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी डेंसिटी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सॉलिड स्टेट। अब शुरू करते हैं हम केमिस्ट्री से कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में। मैटर के बारे में, और अगर मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की किसी मैटर का फिजिकल स्टेट क्या है, उसके बेसिस पे अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो हमारे पास तीन तरह के मैटर आते हैं। वो मैटर जिनका फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है, या मैटर जिसका फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है, या मैटर जिसका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है, गैसियस स्टेट में होते हैं। और आपको ये भी पता है कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस को लिक्विड या सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही सब्सटेंस, कोई एक ही सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में हो सकता है। जैसे हम बात करें वाटर की, तो वाटर आपको पता है, सबने देखा है कि H2O आइस के रूप में सॉलिड होता है। जो H2O हम लोग पीते हैं, H2O लिक्विड, वो लिक्विड स्टेट में होता है, और H2O की वेपर, H2O वेपर, ये गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है। और आपको ये पता है कि आप आइस से वाटर लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड से वेपर बना सकते हैं, वेपर कंडेंस होके लिक्विड बना देगा, और लिक्विड फिर से फ्रीज होके आइस बना देगा। तो इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। अब वाटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। अब किसी टाइम पे वो सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, ये डिपेंड किया है कंडीशन पे, कि उसकी कंडीशन कौन सी रखी गई है। कंडीशन क्या है उसकी, वो किस कंडीशन, और कंडीशन का मतलब कि उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा गया है। जैसे वाटर है, अगर इसका हम लोग टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखें और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखें तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री से ज़्यादा कर दें, प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखें तो ये लिक्विड फेज़ में होगा। और अगर टेम्परेचर को हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा कर दिया, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो गैसियस फेज़ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही सब्सटेंस तीनों फिजिकल स्टेट में हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कंडीशन, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। टेम्परेचर और प्रेशर ये डिसाइड करेगा कि ये सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, या गैसियस स्टेट में होगा। क्लियर है। अब आपने ये भी देखा है कि अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया,
तो अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग फिजिकल स्टेट में होते हैं। जैसे हम बात करें, अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें किसी पेन की, पेन है तो वो सॉलिड स्टेट में होगा बेटा। अगर हम वाटर की बात करें तो वो लिक्विड स्टेट में होगा, और अगर हम ऑक्सीजन गैस जो इनहेल करते हैं उसकी बात करें तो वो गैसियस स्टेट में होगा। अब कंडीशन आपने एक ही रखी है, टेम्परेचर और प्रेशर की एक ही कंडीशन रखी है, और अलग अलग सब्सटेंस देख रहे हैं तो उनका फिजिकल स्टेट अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि गिवन टेम्परेचर पे कोई गिवन सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैसियस स्टेट में होगा। तो वो क्या होता है ज़रा वो देखते हैं। हमको ये तो पता है ना बेटा कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोई एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब एटम जैसे मान लो आयरन की रॉड लिया तो आयरन की रॉड में एटम होंगे। अगर हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया तो इसमें आयन होंगे। हमने वाटर ले लिया तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे। कोई भी मैटर है, चाहे किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा। और आपको ये भी पता है कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। हर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में एक तरह का फोर्स आ गया जो इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास लाएगा। और आपको ये भी पता है कि इन पार्टिकल्स में कंटिन्यूअस मोशन होता है। क्या होता है बेटा? मोशन होता है। और इस मोशन की वजह से इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। और इस मोशन या काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी होगी। तो हमने देखा कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें दो टेंडेंसीज हैं, दो टेंडेंसी हैं। पहली टेंडेंसी है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ईच अदर, और इस टेंडेंसी का कारण है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो भी मॉलिक्यूल हैं या आयंस हैं या एटम्स हैं उनके बीच का फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। हम इंटर मॉलिक्यूलर बोल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल हो, वो इंटर एटॉमिक भी हो सकता है, इंटर आयनिक भी हो सकता है। इन जनरल हम बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। और हमने आपको बताया था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पहला होता है आयन आयन, फिर होता है आयन डाइपोल, फिर होता है डाइपोल डाइपोल, फिर होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और लास्ट वाला होता है इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और ऊपर से नीचे आने पे इनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसकी स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा वो है आयन आयन, फिर है आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस। ये सारा डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, यहाँ मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस टेंडेंसी की वजह से ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स की वजह से ये पास पास आएंगे।
ठीक है, हम इसको समझने के लिए बोल देते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी टेंडेंसी है एक दूसरे को रिपेल करने की, टेंडेंसी टू रिपेल ईच अदर। और इसका कारण क्या है बेटा? मोशन, मोशन काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, तो इसको एक साथ हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी एक दूसरे को रिपेल करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो दूसरे फोर्स की वजह से, दूसरी टेंडेंसी की वजह से ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और समझने के लिए हम इसको बोल देते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि हमको ये समझ में आ गया कि हर मॉलिक्यूल के बीच में ये दो तरह की टेंडेंसी होंगी और ये दोनों अपोजिट टेंडेंसीज हैं। यही अपोजिट टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड, यही अपोजिट टेंडेंसी का मैग्नीट्यूड ये डिसाइड करेगा कि दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई चीज़ सॉलिड होगी, लिक्विड होगी कि गैस होगी। जैसे मान लीजिए हमने दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बनाए और इन पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, दो टेंडेंसीज हैं। एक टेंडेंसी के वजह से ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसको बोल रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी टेंडेंसी की वजह से ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये फर्स्ट वाली टेंडेंसी है, और दूसरी टेंडेंसी की वजह से ये दूर जा रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इन्हीं दो अपोजिट टेंडेंसी का नेट रिजल्टेंट ये डिसाइड करेगा कि जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे आप ये चेक कर रहे हैं, उस कंडीशन में इस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये सब्सटेंस जो दिया गया है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। अब देखो इनकी तीन कंडीशन बन सकती है। पहली कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक दूसरे को पास लाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को दूर करने की टेंडेंसी में। तो इस केस में एक फोर्स है जो इनको पास ला रहा है, एक फोर्स है इनको दूर ले जा रहा है। पास लाने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये मॉलिक्यूल जितना मैक्सिमम पास आ सकते हैं आ जाएंगे, और उस कंडीशन में इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड स्टेट होगा। सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी बेटा? सेकेंड कंडीशन में क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि पास आने की टेंडेंसी है, वो थोड़ा ज़्यादा होगा या बराबर होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन से। और उस केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो पास तो आएंगे, लेकिन इतने पास नहीं आएंगे जितना कि वो सॉलिड के केस में आए थे। तो अब फिजिकल स्टेट बन जाएगा लिक्विड स्टेट। और थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन में अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि पास लाने वाली टेंडेंसी बहुत कम है और दूर ले जाने वाली फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा है, तो वो बन जाएगा गैसियस स्टेट। ठीक है बेटा? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज़ है जो किसी गिवन कंडीशन में ये डिसाइड करेगा कि कोई गिवन सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैसियस स्टेट में होगा, तो ये है ये दो अपोजिट टेंडेंसीज और इनका नेट रिजल्टेंट। अकेले ये नहीं डिसाइड करेगा, अकेले ये नहीं, दोनों मिल के डिसाइड करेंगे कि इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है? तो आपने ये देख लिया। अब आपके कोर्स में, आपके केमिस्ट्री के कोर्स में ही सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है और गैसियस स्टेट भी है। गैसियस स्टेट हमने 11th में पढ़ा था, लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन हमने 12th में पढ़ा था, और अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो ज़रा हम देखें कि सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहले तो यही कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है,
फोर्स ऑफ रिपल्सन से, और इसके वजह से इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने पास आ जाते हैं, आ सकते हैं, उतने पास आके अरेंज हो जाएंगे, और इस तरह का अरेंज कहलाएगा कि ये कंपैक्टली अरेंज हैं, बिल्कुल पास पास, कंपैक्टली। कंपैक्टली अरेंज हैं। फिर अगर ये कंपैक्टली अरेंज हैं तो इनके बीच का ये जो स्पेस होता है, जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकुलर स्पेस बोलते थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये नहीं होगा, नेग्लेजिबल होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लेजिबल होगा। फिर बेटा ये कंपैक्टली अरेंज हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लेजिबल है, तो अब ये मोशन नहीं कर सकते, ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेंगे, ये रैंडम मोशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे कि अपनी पोजीशन पे ही थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, तो ये सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम है, ठीक है, कंपैक्टली अरेंज है, तो इनका शेप, साइज, वॉल्यूम, हर चीज़ क्या होगा, डिफिनिट होगा। शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सब कुछ डिफिनिट होगा। इसके अलावा कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है बेटा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ तो उसके पार्टिकल और पास पास आ रहे हैं कि नहीं। सॉलिड के केस में ये ऑलरेडी जितने कम्पैक्टली अरेंज हो सकते हैं हो चुके हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो अगर आप इनके ऊपर प्रेशर लगाओगे तो और पास पास नहीं आएंगे, और पास पास नहीं आएंगे। आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो ये ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन और पास पास नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी या नेग्लेजिबल होगी। ठीक है, नेग्लेजिबल होगी। फिर जरा बात करें इनकी डेंसिटी का। बेटा कंपैक्टली अरेंज हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कंपैक्टली अरेंज हैं, पास पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो वॉल्यूम मिनिमम होगा, और अगर वॉल्यूम मिनिमम है तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि जो भी सॉलिड स्टेट में सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है। एक बात होता है डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब जैसे मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस है, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इतना ज़्यादा है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के ये एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। तो सॉलिड के केस में डिफ्यूज़न या रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है बेटा। अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं होता है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपना बोर्ड ही है। हमने ये बोर्ड साफ है बिल्कुल, इस पर हमने चॉक से एक डॉट बनाया, तो ये चॉक के पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल है। अब टेंडेंसी ये है कि चॉक के पार्टिकल अपने हायर कंसंट्रेशन यानी कि बोर्ड के ऊपर से बोर्ड के अंदर मूव करेंगे, तो मूव करते हैं। अभी हमने डॉट बनाया और हटा दिया तो सारे गायब हो गए, लेकिन इसी डॉट को हम अगर बना के छोड़ दें और कल आके इसको हटाने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल साफ़ नहीं होगा, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे नहीं होगा। कुछ ना कुछ पार्टिकल यहाँ पे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो डिफ्यूजन की वजह से बोर्ड के अंदर चले गए हैं। तो डिफ्यूजन होता है, लेकिन रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है। और इसके बाद एक और बात कर लें, रिजिडिटी। जो भी सॉलिड होते हैं वो हाईली रिजिड होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी सॉलिड की। अब हमको सॉलिड स्टेट ही पढ़ना है, तो अगला हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड।
देखो बेटा, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी मैटर हो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो सॉलिड भी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा। ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे या आयंस होंगे या एटम्स होंगे और ये मिलके सॉलिड बनाते हैं। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक आपने देख ली। अब टाइप ऑफ सॉलिड हमको देखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किया गया है वो इस बेसिस पे किया गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके हैं सॉलिड के, इनका अरेंजमेंट क्या है। तो हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट। और पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो सॉलिड हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, जैसे आपको जितने सॉलिड दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ये सॉलिड सबके सब ट्रू सॉलिड नहीं है। एक होता है स्यूडो सॉलिड, देखने में तो सॉलिड लगता है लेकिन एक्चुअल में वो सच्चा वाला स्यूडो मतलब ट्रू सॉलिड नहीं है। एक होता है स्यूडो सॉलिड और एक होता है ट्रू सॉलिड। ट्रू मतलब सच्चा वाला सॉलिड है और ये सॉलिड नहीं है, एक्चुअल में सॉलिड नहीं है। तो है क्या, ये है सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एक हो गया स्यूडो सॉलिड या दूसरा हो गया ट्रू सॉलिड। इसको स्यूडो सॉलिड को ही सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। ये तो जनरल टर्म है। केमिस्ट्री के टर्म में स्यूडो सॉलिड का जो नाम होता है वो था अमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। और ट्रू सॉलिड को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो एमॉर्फस का मतलब होता है फार्मलेस, मतलब इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होगी, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की ज्योमेट्री होती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने कहा कि कोई भी सब्सटेंस है, व्हाट एवर इट इज़, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा। अब अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब अरेंज होते हैं, मिलके सॉलिड बनाते हैं, तो उनके अरेंज होने की एक ज्योमेट्री हो, पैटर्न हो, तो जो सॉलिड बनता है वो बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर उसमें कोई अरेंजमेंट ना हो, रैंडमली अगर वो एक दूसरे से एग्रीगेट हो जाए, एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो इस तरह के सॉलिड को बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे देखो हमारे पास ब्रिक्स हैं, ईंट हैं, और उन ईंटों को अगर हमने सिस्टम में अरेंज कर दिया तो घर बन जाता है। तो ईंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए और उसको एक ज्योमेट्री में, एक सिस्टम में अरेंज किया तो घर बना, तो घर एक ट्रू सॉलिड हो गया। और उन्हीं ब्रिक्स को, उन्हीं ईंटों को आपने किसी जगह पे ऐसे रेंडमली कलेक्ट कर दिया, फेंक दिया, जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसमें कोई ज्योमेट्री नहीं है, वो रेंडमली अरेंज हैं, तो इस तरह का जो एक शेप बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, उसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड, ठीक है, या अमॉर्फस सॉलिड। अब हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड है या क्लासिफिकेशन है, इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं कि टाइप ऑफ सॉलिड, और ये टाइप किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो सॉलिड है वो दो तरह के हो जाएंगे, एक होगा अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिक हमने आपको बता दिया। अब कुछ बात कि अमॉर्फस सॉलिड का दूसरा नाम होता है स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड। एक्चुअल में ये लिक्विड हैं, सॉलिड नहीं है, लिक्विड हैं जिनको बहुत ज़्यादा कूल कर दिया गया है।
ठीक है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम होता है ट्रू सॉलिड। अब एक एक करके देखते हैं कि जो स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होता है डज नॉट हैव रेगुलर आर फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। हमने बताया था कि ब्रिक्स जो हैं उनको आप रैंडमली एक जगह इकट्ठा कर दिए, तो इकट्ठा किए तो उसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो स्यूडो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे उनका कोई रेगुलर या फिक्स अरेंजमेंट नहीं होगा, और ट्रू सॉलिड के केस में वही पार्टिकल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दे आर शॉर्ट रेंज आर्डर। जो स्यूडो सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज आर्डर के होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो लॉन्ग रेंज आर्डर के होते हैं। इसका मतलब समझो कि जैसे स्यूडो सॉलिड भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो शुरू में मान लो इसमें एक आर्डर है कि ये पार्टिकल एक जैसे इकट्ठे हो रहे हैं, फिर थोड़े देर बाद ये आर्डर चेंज हो जाएगा, कुछ और आ जाएगा। ठीक है, फिर चेंज हो जाएगा। तो इनका यहाँ से यहाँ तक एक और आर्डर चला, फिर यहाँ से कुछ और आर्डर हो गया। तो इनमें जो अरेंजमेंट का आर्डर होता है वो बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं चलता है। अब लंबे डिस्टेंस का मतलब किलोमीटर मीटर में नहीं है, पार्टिकल मतलब उस क्रिस्टल के अंदर ही, उस सॉलिड के अंदर ही। और ट्रू सॉलिड में ये अरेंजमेंट जैसा होगा हमेशा वो दूर तक पूरे सॉलिड में सेम अरेंजमेंट आपको मिलेगा, सेम अरेंजमेंट मिलेगा। इनका जो आर्डर होता है, अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है, ये लंबे रेंज तक चलता है। जहाँ तक सॉलिड है बिल्कुल सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है बेटा, सेम पैटर्न चलेगा, इसमें कोई सेम पैटर्न नहीं चलेगा। हो सकता है कि कुछ दूर तक, कुछ रेंज तक ही पैटर्न इसका मिल रहा हो, लेकिन थोड़े देर बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद, थोड़े टाइम के बाद इसका आर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब इनके अरेंजमेंट का जो आर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज तक होता है और इसमें लॉन्ग रेंज तक होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑब्टेन बाय सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। देखो आपको पता है कि सॉलिड मिलता है किसी लिक्विड के कूलिंग से। किसी लिक्विड को जब कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ये कूलिंग का प्रोसेस दो तरीके से होता है, एक आप सडन कूलिंग कर दें, सडन कूलिंग अचानक से इसको कूल कर दें, या फिर ग्रेजुअल और कंट्रोल कूलिंग करें, स्लो एंड कंट्रोल। कोई लिक्विड है, अचानक से उसको अगर कूल कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट किया, तो इस तरह से जो सॉलिड बनेगा वो स्यूडो सॉलिड होगा, स्यूडो सॉलिड होगा या एमॉर्फस सॉलिड होगा। और इसी लिक्विड को आप धीरे धीरे और कंट्रोल्ड वे में कूलिंग उसकी कराते हैं तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। ठीक है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि किसी लिक्विड में अगर सडन कूलिंग करा देंगे तो वो स्यूडो सॉलिड या एमॉर्फस सॉलिड बनेगा, और उसमें स्लो और कंट्रोल ग्रेजुअल कूलिंग कराएंगे तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। ठीक है, अब जो कूलिंग का कर्व होता है, जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका कूलिंग कर्व स्मूथ होता है। स्मूथ होने का मतलब कि अगर कूलिंग कर्व टाइम के साथ निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा एमॉर्फस के केस में, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में यही निकालोगे तो कुछ इस तरह का आता है। तो एमॉर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व स्मूथ होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता है। एक चीज़ और कि जितने भी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट
फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। ये एक रेंज में मेल्ट करते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है और हर सॉलिड के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसका मतलब समझ लें ज़रा कि जैसे मान लो सपोज करो कोई मेटल है, कोई ट्रू सॉलिड है, कोई ट्रू सॉलिड है, कोई ट्रू सॉलिड है बेटा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज करो 3330 डिग्री सेंटीग्रेड है, 3330 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब इस टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट करेगा और लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अगर आपने टेम्परेचर 3329 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखा है तो ये सॉलिड ही होगा। जैसे ही ये 3330 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर है, इसी टेम्परेचर पे ये मेल्ट करेगा ट्रू सॉलिड। लेकिन स्यूडो सॉलिड जैसे रबर है, तो आपने कभी रबर जलाया होगा, तो जैसे ही आप उसको हीट देते हैं वो मेल्ट करना शुरू कर देता है, और जब तक हीट देते रहते हैं तब तक वो मेल्ट करता रहता है। ठीक है, तो जो स्यूडो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो एक रेंज में मेल्ट करते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, उसी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो मेल्ट करेंगे। ठीक है, अब एक टर्म आया है कि जो एमार्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो कोई मटेरियल है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, और हम इस सॉलिड की कोई एक प्रॉपर्टी, जैसे मान लो डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कोई भी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में उसको देखें उस प्रॉपर्टी को, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ और आए। इधर से देखा तो कुछ और आया, इधर से देखा कुछ और आया। मतलब आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। डायरेक्शन चेंज करने से अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि अगर ये मेटल की रॉड है और अगर हम इसका इस सिरे के अलोंग रेजिस्टेंस मेजर करें तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और इसी मेटल रॉड को अगर हम लोग इधर से ऐड कर दें और अब इसका रेजिस्टेंस चेक करें तो अब रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। यानी कि मेटल की रॉड वही है। अगर आपने मेटल की रॉड का इधर से यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके रेजिस्टेंस चेक किया तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और इधर से चेक किया तो वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक। और अगर किसी भी डायरेक्शन से आप चेक करो प्रॉपर्टी सेम आए तो उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसो मतलब सेम। तो अगर किसी मटेरियल का, किसी सॉलिड की किसी भी डायरेक्शन से प्रॉपर्टी आप चेक करो और हर बार सेम आती है तो उसको, उस मटेरियल को बोलेंगे आइसोट्रॉपिक। और डायरेक्शन चेंज कर देने से अगर प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको बोलेंगे एनआइसोट्रॉपिक। अब देखना ज़रा, अगर हम बात करें एमार्फस सॉलिड की, एमार्फस सॉलिड की, तो हमको पता है कि एमार्फस सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनका कोई रेगुलर फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ये रैंडमली अरेंज होंगे। रैंडमली अरेंज होंगे। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसमें एक फिक्स पैटर्न होगा। फिक्स पैटर्न होगा बेटा।
अब देखो, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और उनके अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। अब जैसे मान लो तुम इधर से इधर गए, या इधर से इधर आए, या इधर से इधर गए, तो लगभग आप किसी भी वेव से, किसी भी रास्ते से जा रहे हैं, जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं उनका नेचर सेम है। इस केस में देखो, अगर इधर से इधर गए तो कुछ और पार्टिकल का अरेंजमेंट मिलेगा, इधर से इधर गए तो कुछ और पार्टिकल का अरेंजमेंट मिलेगा, इस डायरेक्शन में गए तो कुछ और पार्टिकल का अरेंजमेंट मिलेगा। देखो यहाँ कंटिन्यूस आपको पार्टिकल मिल रहे हैं, यहाँ पे बीच में गैप है, फिर मिल रहा है, फिर मिल रहा है। इस तरफ से आए तो कोई पार्टिकल नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट है, किधर से भी जाओगे तो लगभग सेम पैटर्न में आपको पार्टिकल मिलेंगे। तो इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक नेचर। कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका फिक्स पैटर्न है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे उनका अरेंजमेंट मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। देखना इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं मिल रहा है, इसमें कंटिन्यूअस पार्टिकल मिल रहे हैं। इधर से इधर गए तो पहले पार्टिकल मिला, फिर गैप है, फिर मिला। क्लियर है। अब लास्ट में हम एग्जाम्पल देख लें कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक, रबर, और ध्यान रखना है एमॉर्फस सिलिका। अगर आपसे कहा गया सिर्फ सिलिका तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। एमॉर्फस सिलिका ये ट्रू सॉलिड नहीं होता है, और इसी का नाम होता है क्वार्ट्ज ग्लास। और ट्रू सॉलिड में तो बहुत सारे हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और क्वार्ट्ज। सिर्फ क्वार्ट्ज ग्लास बोले तो एमॉर्फस सॉलिड, और क्वार्ट्ज बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक चीज़ इसमें एक नोट के तौर पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, एमॉर्फस सिलिका होता है, वो बेस्ट फोटोवोल्टिक मटेरियल होता है। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि कुछ मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स पे अगर सनलाइट डाली जाती है तो ये सनलाइट इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बाहर निकाल देते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को एक सर्किट में आप फ्लो करा के और इलेक्ट्रॉन से करंट आप पा लेते हो। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला सबसे बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल होता है वो होता है एमॉर्फस सिलिका। और इसका काम क्या होता है कि ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके वहाँ सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सोलर पैनल में एमॉर्फस सिलिका का यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड के बाद। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरह के होते हैं। तो अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके के होते हैं। अब देखो, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा तो वो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना होगा, और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए, और इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसी बेसिस पे कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, ये एटम है कि मॉलिक्यूल्स हैं कि आयंस हैं, और इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है,
इस बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनको 4 तरह से डिवाइड किया गया है। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो बेसिस है वो है नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर क्या है और इनके बीच में लगने वाले फोर्स का नेचर क्या है। तो इस बेसिस पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आपको ध्यान रखना है कि बेसिस क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का नेचर और इनके बीच में लगने वाला फोर्स। नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोगों ने 4 क्लासेस में डिवाइड किया। एक को बोले आयनिक सॉलिड, एक को बोला कोवेलेंट सॉलिड, एक को बोला मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक को बोला मेटालिक सॉलिड। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होते हैं। आयनिक है तो आयन होंगे, और आयन का मतलब उसमें एक केटायन होगा और एक एनायन होगा। तो ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो केटायन और एनायन से मिलके बना होगा, यानी कि जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केटायन और एनायन होंगे, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। और इन केटायन और एनायन के बीच में आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोलम्बियन फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, तो प्रॉपर्टीज़ में अगर इनके बीच के लगने वाला फोर्स स्ट्रांग है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और आयंस हैं इसमें तो कंडक्टर होते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में ये कंडक्टर, जो भी आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होंगे, क्योंकि आयंस मूव नहीं करेंगे। अगर उसको हम लोग फ्यूज्ड कर दें तो कंडक्टर होंगे, और एक्वस फॉर्म में भी ये कंडक्टर के जैसे काम करेंगे। एग्जाम्पल में NaCl, KCl, ZnS। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है आयनिक, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस केटायन एनायन होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रांग फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ये कंडक्टर होते हैं, लेकिन कब, फ्यूज या एक्वस फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड। दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम होते हैं, और एटम या तो सेम एलिमेंट के होंगे या डिफरेंट एलिमेंट के। तो जब एक ही एलिमेंट के एटम या डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएं या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ के सॉलिड बनाएं, तो ऐसे सॉलिड को बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। जैसे आपने डायमंड के स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा सिलिका और एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो इन सब के केस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डायमंड के केस में कार्बन आपस में ही ढेर सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना के और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सिलिका में भी यही होता है, और एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक ही या डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे जिनके बीच में मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, और इस मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड के वजह से ये जॉइंट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इनको जॉइंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एक्सेप्शनली हाई होता है। ये नॉन कंडक्टर होते हैं और बहुत ही हार्ड होते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड। नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड है। ठीक है, जो थर्ड टाइप का है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कोवेलेंट सॉलिड के जैसे ही
एटम्स होते हैं सेम या डिफरेंट एलिमेंट के, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वान डर वाल फोर्स होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोवेलेंट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड होगा और मॉलिक्यूलर में वान डर वाल फोर्स होगा, और वान डर वाल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है। इस वजह से ऐसे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और ये सॉफ्ट होते हैं, जैसे आयोडीन, HCl या फास्फोरस। आयोडीन, HCl और फास्फोरस। और लास्ट है मेटालिक सॉलिड। इसमें एक ही एलिमेंट के एटम होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। बॉन्ड का टाइप होगा मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रांग बॉन्ड होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, जैसे आयरन, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर। तो ये हो गया टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद हाँ बेटा, तो अब हम लोग सॉलिड स्टेट की स्टडी शुरू करेंगे, और सॉलिड स्टेट में भी हम लोग प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही अब आगे पढ़ेंगे। अब शुरू करें उसके पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको जानना ज़रूरी है, जो हम लोग इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे। जैसे एक शब्द हम लोग यूज करेंगे स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस, जैसे हमने ये तो देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा उसका रेगुलर अरेंजमेंट होगा। पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, और वो अरेंजमेंट सॉलिड है तो 3D में होगा। अब हमको स्पेस में मतलब 3D में एक ऐसा पिक्चर इमेजिन करना है जिसमें आप जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर पे कि कुछ वो क्राफ्ट वाली बुक्स आती हैं, तो जिसमें पॉइंट पॉइंट बने होते हैं, और जब उन पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं तो कोई स्ट्रक्चर बन जाता है। तो किसी 3D सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन को अगर आप 3D में एक पॉइंट से दिखाएं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करने से जो कुछ स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे मान लीजिए कि हम इस पे 3D तो दिखा नहीं सकते, ये किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे 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 और यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो आप इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जगह पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर दो, पॉइंट दिखा दो। अब 3D है तो ये तो प्लेन पे हो गया। अब प्लेन के जो अंदर जाएगा उसको हमने डॉट से दिखा दिया, ये अंदर वाला पॉइंट्स है, और ऊपर वाला जो अंदर वाला है उसको यहाँ दिखाया, और जो ऊपर वाला है उसको एक मोटी लाइन से दिखा दिया ऐसे। ठीक है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। कोई भी सॉलिड है तो 3D में होगा, और 3D में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा। अब जहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वहाँ पे तुम पार्टिकल ना दिखा के एक पॉइंट इमेजिन कर लो, तो जो बन रहा है वही कहलाएगा स्पेस लैटिस। ठीक है,
जैसे हमने दिखाया कि ये कोई 3D है, अब 3D तो यहाँ दिखा नहीं सकते, तो हमने ये जो प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, उनको हमने इन पॉइंट से दिखाया, और इस पॉइंट के जो प्लेन में है इसके ऊपर वाले पॉइंट्स को हमने ये दिखा दिया, और नीचे इसके अंदर जो बोर्ड के अंदर है उसको नीचे दिखा दिया। तो ये जो अरेंजमेंट बना इसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस में जो हर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट दिखाता है पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के। ठीक है बेटा, तो ये पहला टर्म आपको ध्यान रखना है। स्पेस लैटिस क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस, और ये हर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, इसको बोलते हैं LP लैटिस पॉइंट। और ये लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट क्या करता है? पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर से सुन लो कि अगर आप किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3D में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो पॉइंट के द्वारा, तो स्पेस लैटिस कहलाएगा। इस स्पेस लैटिस का हर पॉइंट लैटिस पॉइंट होगा, और ये लैटिस पॉइंट पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का। अब इसके बाद दूसरा आता है क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस के बाद क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, देखो बेटा क्रिस्टल लैटिस भी कुछ नहीं है, जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को अगर हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे मान लो हम अगर ये सोडियम क्लोराइड का बनाते थे, तो अब ये पॉइंट के जगह पे हमने सोडियम रख दिया, यहाँ पे क्लोरीन 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 रख दिया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है बेटा, अगर हम स्पेस लैटिस के पॉइंट को, जो स्पेस लैटिस का पॉइंट था, यानी कि जो लैटिस पॉइंट था, उसको आप कंस्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर दो, तो जो बनेगा उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब इसके बाद छोटे छोटे बात है। नेक्स्ट चीज़ है यूनिट सेल। यूनिट सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल, यूनिट सेल का मतलब समझना। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको आप बार बार रिपीट करो, जिसके बार बार रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए, पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे मान लो ये घर को हम पूरे इस बिल्डिंग को अगर हमने एक क्रिस्टल के जैसे ट्रीट किया, तो इसमें जो कमरे हैं, एक कमरा है वो एक यूनिट सेल होगा, और वही कमरे बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो ये पूरी बिल्डिंग तैयार हो जा रही है। तो किसी क्रिस्टल की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप बार बार रिपीट करो, उसी को ऊपर भी रखो, नीचे भी रखो, लेफ्ट भी रखो, राइट भी रखो, और रखते चले जाओ तो पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिट सेल। ठीक है ना बेटा। जैसे सपोज करो कि हमने ये लिया, तो अब इसी को आप चारों तरफ रिपीट करते चले जाओ, तो ये पूरा क्रिस्टल बन जाएगा।
ठीक है। तो इसी के रिपीटिशन से ऊपर भी इसी को रिपीट किया, नीचे भी रिपीट किया, लेफ्ट भी राइट किया, राइट भी रिपीट किया। तो जिसके रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए तो वही स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल के अंदर पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की पावर होती है। यानी कि आप किसी भी क्रिस्टल के एक यूनिट सेल के बारे में सारी स्टडी कर लें तो आप पूरे क्रिस्टल की स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम कहें कि मान लो इस कमरे को हमने एक क्रिस्टल मान लिया, तो ये कमरा कैसे बना है? ईंट के रिपीटिशन से। ईंट है, इसी को रखा, फिर उसके आगे भी ईंट रखा, पीछे भी रख दिया, ऊपर भी रखा, नीचे भी रखा, तो ये पूरा कमरा तैयार हो गया। तो कमरे के लिए ये क्या हो गया? एक ईंट जो हो गया, ब्रिक्स जो हो गई, वो यूनिट सेल हो गई। सिंपल सी बात बेटा कि जिसके बार बार रिपीटिशन से स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसके बार बार रिपीटिशन से होल क्रिस्टल क्रिएट हो जाए और उस यूनिट के अंदर उस पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की ताकत हो, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। अब जो ये यूनिट सेल होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी, एक को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट सेल और दूसरे को बोलते हैं सेंटर्ड। एक को बोलते हैं प्राइमरी यूनिट सेल और एक को बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्राइमरी यूनिट सेल किसको बोलते हैं? अगर किसी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है, लैटिस पॉइंट तो आप समझ रहे हो, पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर किसी यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है ये सिर्फ कार्नर पे है, सिर्फ कार्नर्स पे है, तो ऐसे यूनिट सेल का नाम होता है प्राइमरी यूनिट सेल। और अगर यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट है वो कार्नर के साथ साथ, कार्नर के साथ साथ मतलब कार्नर पे तो है ही, जैसे मान लो ये कार्नर पे तो है ही लैटिस पॉइंट, इसके अलावा सेंटर पे भी हो। सेंटर जैसे ये बॉडी का सेंटर है, या ये फेस का सेंटर है, या ये एज का सेंटर है, यहाँ पे भी पाया जाए। कार्नर पे तो लैटिस पॉइंट हो ही, उसके साथ साथ बॉडी सेंटर या फेस सेंटर या एज सेंटर पे हो, तो ऐसे यूनिट सेल का नाम होता है सेंटर्ड। ठीक है। प्राइमरी में लैटिस पॉइंट सिर्फ कहाँ पे होगा? कार्नर पे। और यहाँ पे लैटिस पॉइंट कार्नर के साथ साथ सेंटर पे भी होगा। अगर बॉडी पे के सेंटर में है तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, अगर एज के सेंटर पे है तो एज सेंटर्ड, और फेस के सेंटर पे है तो फेस सेंटर्ड। तो अगर हम इस बेसिस पे सेंटर्ड को डिवाइड करें तो ये तीन तरीके से होगा। एक होगा बॉडी सेंटर्ड, एक होगा फेस सेंटर्ड और एक होगा एज सेंटर। देख लो, बॉडी सेंटर का मतलब कि कॉर्नर पे तो रहेगा ही, यहाँ पे भी लैटिस पॉइंट, इस कॉर्नर पे भी लैटिस पॉइंट, इस कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, इस कॉर्नर पे लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लैटिस पॉइंट, यहाँ पे लैटिस पॉइंट। तो सिर्फ कार्नर पे है तो ये प्राइमरी कहलाएगा। अब इसके साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी है तो ये बॉडी सेंटर कहलाएगा। ठीक है। अगर लैटिस पॉइंट कार्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे है, जैसे ये कार्नर पे हो गए सारे कार्नर्स पे, और इसके अलावा 4 फेस हैं, 6 फेस हैं, ये 1 2 ये 3 ये 4, एक इधर वाला
सामने वाला और एक इसी के पीछे वाला। तो यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक पीछे वाले पे यहाँ दिखाया और आगे वाले पे यहाँ दिखाया। तो ये जो है इसका नाम होगा फेस सेंटर, फेस सेंटर। और एज सेंटर का मतलब कि किसी दो एज पे होगा, कार्नर के साथ साथ जैसे देखो ये सारे कार्नर पे होगा, इसके साथ साथ किसी दो सॉरी एज सेंटर है, वो तो एंड सेंटर। एज मतलब ये, तो यहाँ पे इनके बीच में है, एज के बीच में है, तो इसको बोलेंगे एज सेंटर। ठीक है बेटा, ये हो गया एज सेंटर। ठीक है, तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके बार बार रिपीटिशन से पूरा क्रिस्टल तैयार हो जाए। ये दो तरह के, प्राइमरी और सेंटर्ड। प्राइमरी कब, जब लैटिस पॉइंट सिर्फ कार्नर पे होगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। सेंटर्ड जब कार्नर के साथ साथ सेंटर पे भी हो। अब वो सेंटर अगर बॉडी का सेंटर होगा तो उसको बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड, अगर फेस का सेंटर होगा तो फेस सेंटर, और ईज का सेंटर होगा तो ईज सेंटर। तो ये हो गए यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अब किसी भी 3D सॉलिड होगा तो 3D ही होगा, सॉलिड होगा तो 3D ही होगा। तो किसी भी सॉलिड को प्रॉपरली हमको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 6 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देखो, मान लो ये कोई सॉलिड है तो ये 3D में होगा। अब इस सॉलिड की हमको स्टडी करनी है तो हमको 6 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ से अगर बात करो तो ये एक लेंथ, एक दूसरी लेंथ और ये तीसरी लेंथ, तो 3 तरह की लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और 3 तरह के एंगल की ज़रूरत पड़ेगी हमको। ये एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई और एक लेंथ ये हो गई। मान लो इसको बोला ए, इसको बोला बी, इसको बोला सी, तो ये 3 लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और इसके साथ 3 एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इसको बोलेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो किसी 3D लैटिस के कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको 6 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से 3 लेंथ होते हैं, 3 लेंथ, जिनको हम बोलेंगे ए, बी, सी, और 3 एंगल जिसको बोलेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो 3D लैटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 6 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से 3 लेंथ होंगे और 3 एंगल होंगे। लेंथ को बोलेंगे ए, बी, सी और एंगल को बोलेंगे अल्फ़ा, बीटा और गामा। और इन्हीं 6 पैरामीटर का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में क्या रिलेशन है कि जो लेंथ है वो तीनों बराबर हैं, कि 2 बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, कि तीनों ही बराबर नहीं है। जो एंगल है ये आपस में तीनों बराबर हैं, कि सिर्फ 2 बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इनके बेसिस पे कि इन 6 पैरामीटर का आपस में क्या रिलेशन है लेंथ का और एंगल का, इस बेसिस पे हमको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं। तो 3D लैटिस में हमको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलते हैं और इनका बेसिस क्या होता है कि जो 6 पैरामीटर हमने लेंथ के ए, बी, सी और एंगल का अल्फ़ा, बीटा और गामा लिया था, इनमें क्या रिलेशन है। और आपको याद रखना है, अगर
तीनों लेंथ अल्फ़ा बीटा सॉरी ए बी सी जो लेंथ लिया था, तीनों लेंथ बराबर हैं और तीनों एंगल बराबर हैं और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का नाम होता है क्यूबिक। क्यूबिक वो क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों लेंथ बराबर होंगी और तीनों एंगल बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। अगर दो लेंथ बराबर हैं ए बराबर बी, लेकिन तीसरी लेंथ बराबर नहीं है और तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं और वो 90 डिग्री के हैं, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम का नाम होता है टेट्रागोनल। अगर तीनों लेंथ बराबर हैं, तीनों एंगल भी बराबर हैं, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है, बराबर हैं 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो उसको बोलते हैं राम्बोहेड्रल। इसी तरीके से तीनों में से कोई भी लेंथ सेम नहीं है, ना ए बी सी आपस में सेम नहीं है, लेकिन एंगल तीनों का सेम है और 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोरॉम्बिक। मोनोक्लिनिक का मतलब कि तीनों में से कोई लेंथ सेम नहीं है, सिर्फ दो एंगल सेम है, तो इसको बोलेंगे मोनोक्लिनिक। हेक्सागोनल कब बोलेंगे? जब दो लेंथ सेम होंगी और दो एंगल सेम होंगे, दो लेंथ और दो एंगल सेम होंगे तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल। और ट्राइक्लिनिक जब तीनों में से कोई भी सेम नहीं है, ना ही उनका लेंथ सेम है और ना ही एंगल सेम है, तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। अब आपके सामने चैलेंज ये है बेटा कि आपको ये ध्यान रखना है क्यूबिक रिलेशन बिटवीन ए बी सी, वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें तीनों लेंथ बराबर नहीं होती और तीनों एंगल भी बराबर नहीं होते, तो आपको बताना पड़ेगा कि ट्राइक्लिनिक। और ये बताएंगे कब? जब हमको याद होगा। ठीक है, तो आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा। खैर, हम उसका तरीका बताएंगे आपको याद करने का। अभी देखो, जो हमने यूनिट सेल पढ़े थे कि हमारे पास यूनिट सेल आए थे, एक आया था प्राइमरी, फिर आया था बॉडी सेंटर्ड, फिर आया था फेस सेंटर्ड, इसके बाद एक आया था इज सेंटर। टाइप ऑफ यूनिट सेल, एक था प्राइमरी, फिर था बॉडी सेंटर, फिर था फेस सेंटर और एक था एज सेंटर। ठीक, तो जो टाइप ऑफ क्रिस्टल है जैसे क्यूबिक है, तो क्यूबिक में इनमें से कितने पॉसिबल हो सकते हैं? पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, जैसे क्यूबिक में इन तीनों में से कौन कौन सा पॉसिबल होगा? प्राइमरी होगा, बॉडी सेंटर होगा, फेस सेंटर होगा, एज सेंटर होगा, कि तीनों होंगे? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे क्यूबिक में तीन तरह के यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं, प्राइमरी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। प्राइमरी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में दो तरह के यूनिट सेल पॉसिबल होते हैं, प्राइमरी और बॉडी सेंटर, प्राइमरी और बॉडी सेंटर। फिर राम्बोहेड्रल में सिर्फ एक ही टाइप का होता है, वो होता है प्राइमरी। ऑर्थोरॉम्बिक में चार तरह के होते हैं, प्राइमरी, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एज सेंटर। और मोनोक्लिनिक में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और एज सेंटर। हेक्सागोनल में सिर्फ एक टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल होता है, प्राइमरी। और ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक होता है, प्राइमरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
आपको क्रिस्टल सिस्टम का नाम याद रखना है, उनके बीच का रिलेशन याद रखना है, वैल्यू याद रखनी है, उनके पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल याद रखना है, और साथ में सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। अब देखो, तुम कहोगे कि ये याद करना तो बहुत टफ है, तो ठीक है, हम इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प करते हैं याद करने के लिए। ट्रिक कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक बनाते हैं तो फिर ट्रिक बनाने से ज़रूरी उस ट्रिक को समझना होता है। जैसे मान लो हम इनके नाम के लिए एक ट्रिक बनाएं, तो क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ये तो आपको याद रखना है। अब इसमें से ले लो CTROMHT, क्या लिया? CTROMHT कहोगे इसमें क्या है, ये कैसे याद करेंगे? तो याद करो, सी मतलब सितारों, सितारों, ऐसे याद करो, सी तारो, CTRO, RO, तो ये हो गया CTRO, सितारों याद हो गया बेटा, सितारों, सितारा जानते हो, स्टार, CTRO, सितारों, CTRO, सितारों, M में, H है, सितारों में है, T तेरी, और फिर T तस्वीर। अब ये तो फालतू की बात है ना बेटा, तस्वीर वस्वीर में फालतू की बात है, तो ये तस्वीर फालतू की बात है, काम की बात नहीं है। हमको काम की बात क्या है? सितारों में है तेरी तस्वीर, तस्वीर काम की चीज़ नहीं है, ये फालतू की बात है, तो फालतू की बात को हटा देंगे। तो हमको याद हो गया CTROMHT, सितारों में है तेरी तस्वीर, तस्वीर फालतू की चीज़ है, उसको हटा दिया, तो ये याद हो गया। सी का मतलब CTRO, इसको एक साल बोलेंगे, सितारों में है तेरी तस्वीर, तेरी तस्वीर, सितारों में है तेरी तस्वीर, तो नाम तो याद हो गया, नाम तो याद हो गया। अब देखना, ये एग्जाम्पल हम हटा देते हैं, लिख लेना, हम ट्रिक बना रहे हैं। तो नाम के लिए हमने बनाया सितारों में है तेरी तस्वीर, अब कैसे लिखेंगे? CTRO, सितारों में है तेरी तस्वीर, और ये तस्वीर वाली फालतू की चीज़ है, बेवकूफ़ी वाला बात है, करना नहीं कभी, तो ये हटा दिया। CTROMHT, सितारों में है तेरी तस्वीर। तो चलो, नाम तो याद हो गया। C मतलब क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल। अब देखना TT दो बार है, एक T और एक T, तो पहले वो T रखना जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। जैसे देखो TE और यहाँ TR, तो अल्फ़ाबेटिकली क्या पहले आएगा बेटा? T पहले आएगा कि TR आएगा? अल्फ़ाबेटिकली T पहले आएगा, तो टेट्रागोनल पहले वाला T है और ट्राइक्लिनिक लास्ट वाला T है, तो इससे कंफ्यूज ना होना। स्पेलिंग लिखना, अल्फ़ाबेटिकली जो स्पेलिंग पहले आएगा वो ऊपर रखना, और जो बाद में आएगा उसको नीचे रखना। चलो, ये तो हो गया। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ABC। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं। अगर A बराबर B बराबर C, अगर तीनों सेम हैं, तीनों सेम है, तीन ही हैं,
और तीनों सेम हैं तो इसके लिए ट्रिक होगा ए मतलब आल, मतलब सब के सब सेम हैं, सब के सब बराबर होंगे तो उसके लिए ट्रिक होगा ए मतलब आल का मतलब तीनों। ठीक, अगर दो सेम हैं और तीसरा सेम नहीं है तो दो सेम हैं तो उसके लिए ट्रिक होगा टी, और कोई सेम नहीं है तो उसके लिए ट्रिक बनाएंगे एन मतलब नॉट, कोई भी सेम नहीं। ए मतलब सभी, टी मतलब दो और एन मतलब नन, कोई नहीं है। तो ए मतलब ए बराबर बी बराबर सी, टी मतलब दो सेम है तो ए बराबर बी नॉट बराबर सी, और अगर एन है तो ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब ए मतलब आल, टी मतलब दो और एन मतलब नन, कोई नहीं। देखो जरा इसका क्या बनता है, ये बनता है ए टी ए एन एन, ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा टी और ये एन, तो क्या बनेगा एट ए टी एट ए एन एन और ये एन टी एन एट एन एन टी एन, तो इसी के सामने लिखेंगे एट एन एन टी एन एट एन एन टी एन एट एन एन टी एन। अब ए का मतलब कि यहाँ पे सी में सब बराबर होंगे, टी में दो बराबर होंगे, आर में तीनों बराबर होंगे, ओ में एक भी बराबर नहीं होगा, एम में एक भी बराबर नहीं होगा, एच में दो बराबर होंगे और ट्राई क्लिनिक में भी एक भी बराबर नहीं होगा। तो हमारा ट्रिक क्या बन रहा है, पहली लाइन हुई सितारों में है तेरी तस्वीर, फिर उसके बाद दूसरी लाइन का ट्रिक क्या है एट एन एन टी एन, एट ये वाला एट ये वाला एन और फिर एन टी एन, कुछ नाम है कुछ है, अब तो ट्रिक है बेटा तो थोड़ा सा तो एट एन एन टी एन, सितारों में है तेरी तस्वीर एट एन एन टी एन। अब देखना तो ये बन गया। अब हम बात करें एंगल का, तो एंगल के लिए थोड़ा दूसरा ट्रिक बनाएंगे। अगर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा यानी कि तीनों एंगल सेम हैं तो इसके लिए रखेंगे ट्रिक 3। अगर इनमें से दो एंगल सेम हैं और तीसरा सेम नहीं है तो उसके लिए रखेंगे 2, और एक भी सेम नहीं है, एक भी सेम नहीं है तो उसके लिए रखेंगे ट्रिक 0। ट्रिक समझ लेना, तीनों एंगल सेम है तो ट्रिक 3 होगा, दो एंगल सेम है तीसरा सेम नहीं है तो ट्रिक 2 होगा, और एक भी सेम नहीं है तो 0 होगा। अब देखना ज़रा, यहाँ पे तीनों सेम है तो इसके लिए 3, यहाँ पे तीनों सेम है तो 3, यहाँ पे भी तीनों सेम है तो 3, यहाँ पे भी तीनों सेम है तो 3, यहाँ पे दो सेम है तो 2, यहाँ पे दो सेम है तो 2, और यहाँ पे एक भी सेम नहीं है तो 0। तो क्या बनेगा अगला ट्रिक 3 3 3 3 2 2 0। आसान है। सितारों में है तेरी तस्वीर एट एन एन टी एन 3 3 3 3 2 2 0। कितना आसान हो रहा है। अब बच गया यूनिट सेल, पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो ये एज इट इज़ इसको कॉपी करो। देखो इसमें है 3 टाइप के, 2 टाइप के, 1 टाइप के, 3 2 1।
कितना आसान है, 3 2 1, फिर उसके बाद 4 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 1। तो ये हमारा बन गया ट्रिक। अब ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये है नाम के लिए, ये है ए बी और सी के लिए, ये है अल्फ़ा बीटा और गामा के लिए, और ये है पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल। सितारों में है तेरी तस्वीर, एट एन एंटी एन, 3 4 बार 3 लिख लेना, 2 बार 2, 1 बार 0, यहाँ से 3 से शुरू करना, 3 2 1 ख़त्म। फिर अब 0 तो होंगे नहीं, फिर 4, इसका आधा 2, इसका आधा 1, फिर 1। ठीक है, याद रहेगा। तो ये पूरा टेबल आपको याद हो गया। अब आप पूछोगे कि ये तो हमने बता दिया कि इसमें 3 तरह के बनेंगे, 2 तरह के बनेंगे, 1 तरह का बनेगा, 4 तरह का बनेगा, 2 तरह का बनेगा, 1 तरह का बनेगा, 1 तरह का बनेगा। नाम पूछेगा तो क्या करेंगे? तो देखो, जो यूनिट सेल बनते हैं बिना प्राइमरी बने कोई यूनिट सेल नहीं बनेगा। तो प्राइमरी तो सब में होगा, यानी कि सब में, इसमें भी एक प्राइमरी, इसमें भी एक प्राइमरी, एक ही है तो सिर्फ प्राइमरी, इसमें 4 हैं तो एक प्राइमरी होगा, 2 हैं तो एक प्राइमरी होगा, 1 है तो प्राइमरी ही होगा, 1 है तो प्राइमरी भी होगा। तो सब में प्राइमरी तो होगा ही। ठीक है, अब प्राइमरी के बाद जो अगला होता है वो होता है बॉडी सेंटर्ड, और बॉडी सेंटर के बाद जो होता है वो होता है फेस सेंटर। फेस सेंटर, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, 45 या तो आप नाम याद रखो 4 5, या याद रखो ओ माँ। जहाँ ओ माँ आ गया कुछ स्पेशल होगा, तो आपको याद रखना है ओ और एम में, ओ और एम में एक होगा एज सेंटर, ओ और एम में, ओ और एम में, ओ और एम में एज सेंटर होगा। तो ओ और एम में आप पहले दूसरा एज सेंटर लिख लेंगे और इसमें भी एज सेंटर लिख लेंगे, ओ और एम में एज सेंटर लिख लेंगे। अब भर लो, इसमें 3 है तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी के बाद होता है बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर हो गया, फिर होता है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर हो गया। इसमें 2 ही हैं तो एक प्राइमरी होगा, उसके बाद दूसरा क्या होता है तो बॉडी सेंटर। इसमें एक ही है तो प्राइमरी। इसमें ओ और एम 4 और 5 में सीक्वेंस 4 और 5 में ओ माँ में स्पेशल है, स्पेशल क्या है वो है इज सेंटर, तो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब इसमें 4 में से 2 हो गए, 2 और बचे हैं, तो प्राइमरी हो गया, तो उसके बाद आएगा बॉडी सेंटर, फिर बचा तो आएगा फेस सेंटर। इसमें 2 है तो 2 ही हो गए, देखो कंप्लीट हो गया। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहले होगा प्राइमरी, फिर होगा बॉडी सेंटर, फिर होगा फेस सेंटर, और ओ माँ इसमें स्पेशल है एज सेंटर। तो सबसे पहले सब में 1 1 प्राइमरी लिख दो, फिर ओ और एम आर्थोराम्बिक और मोनोक्लिनिक में एज सेंटर लिख लो, और फिर उसके बाद जितने बचे हैं उसको इसके हिसाब से अरेंज कर दो। तो ये पूरा टेबल आपको याद हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस कर लेना और खुद से लिखने की कोशिश करना, फिर देखना कि ये टेबल आपको कंप्लीट तैयार है कि नहीं है। थैंक यू।